हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, यह वीडियो हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 की वीडियो में जाएंगे। तो देखिए, पार्ट 1 के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 क्या है, ये हमारा अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नोत्तर है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। तो उत्तर देखिए उत्तर क्या है इसका। संक्रामक रोगों के विरुद्ध हम निम्नलिखित जन स्वास्थ्य उपायों को सुलझाएंगे। नंबर 1, अपशिष्ट व उत्सर्जी पदार्थों का समुचित निपटान होना। दूसरा है संक्रमित व्यक्ति व उसके सामान से दूर रहना। देखिए, अपशिष्ट व उत्सर्जित पदार्थों का समुचित निपटान होना मतलब कि कोई रोगी व्यक्ति है, उससे उत्सर्जित जो पदार्थ है कि उसने थूक दिया, उसने किसी सामान को छुआ है तो उसको नहीं छूना, उसको निपटान होना मतलब उससे दूर रहना चाहिए। और क्या, संक्रामित व्यक्ति व उसके सामान से दूर रहना, जिस व्यक्ति को रोग हुआ हो उससे और उसके सामान से दूर रहना चाहिए। तीसरा, नाले नालियों में कीटनाशकों का छिड़काव करना। नालों में जहाँ पे मच्छर दिखाई दे, वहाँ के नालियों में जो घर के पास नालियाँ पानी भरे होते हैं वहाँ पर क्या करना, कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। चौथा है आवासीय स्थलों पर के निकट जल ठहराव को रोकना, नालियों में गंदे पानी की समुचित निकासी होना। देखिए, आवासीय स्थलों के निकट यानी आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके निकट जल का ठहराव यानी जल का इकट्ठा होना, कहीं पे जल इकट्ठा हो गया है, या फिर नालियों के गंदे पानी की समुचित निकासी, नाली है उसका गंदा पानी उसके निकालने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी गड्ढा है, वहाँ पे बहुत मच्छर है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, मिट्टी का तेल उसमें डाल देंगे आप, तो मच्छर क्या होंगे वहाँ पे खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। 5वां नंबर देखिए, संक्रामक रोग की रोकथाम हेतु बृहत स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। देखिए, जब कोई संक्रामक रोग फैले तो उसके लिए टीकाकरण होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, जीव विज्ञान यानी जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार हमारी सहायता की है। उत्तर देखिए, जीव विज्ञान यानी जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में हमारी सहायता निम्नलिखित प्रकार से की है। देखिए क्या, नंबर 1, जीव विज्ञान रोग जनकों को पहचानने में हमारी सहायता करता है। जीव विज्ञान क्या करता है, किसी को कोई रोग होता है तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा रोग है। दूसरा नंबर देखिए, रोग फैलने वाले रोग जनकों के जीवन चक्र का अध्ययन किया जा सकता है। हम जीव विज्ञान से यह भी जान सकते हैं कि कौन सा रोग फैलने वाला रोग है, कौन फैलने वाला रोग नहीं है। तीसरा देखिए, रोग जनक के मनुष्य में स्थानांतरण की क्रिया विधि की जानकारी होती है। जीव विज्ञान से क्या होता है, रोग जनक मनुष्य में मतलब कि जो रोग है मनुष्य में किस प्रकार से फैलेगा, एक से दूसरे मनुष्य में किस प्रकार से फैलेगा, इसको हम इस विधि का हमें जानकारी होती है। चौथा नंबर देखिए, रोग से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है ज्ञात होता है। किस प्रकार से हम उस रोग से बच सकते हैं, ये भी जीव विज्ञान से क्या होता है, ज्ञात होता है। 5वां नंबर देखिए, बहुत से रोगों के विरुद्ध इंजेक्शन तैयार करने में सहायता मिलती है। बहुत से रोगों के विरुद्ध क्या होता है, इंजेक्शन तैयार करने में सहायता मिलती है जीव विज्ञान से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। नंबर 1, अमीबता, और फिर दूसरा है मलेरिया, तीसरा है एस्केरिस्टा, और फिर चौथा है क्या, निमोनिया। तो देखिए, एक एक करके हम चारों को जानते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, अमीबता। तो देखिए, अमीबता क्या होता है, अमीबता या अमीबी अतिसार नामक रोग, इसे डिसेंट्री कहते हैं, नामक रोग मानव की बृहत आंत में पाए जाने वाले एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। किस जीवाणु से होता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग के लक्षण कोष्ठबद्धता यानी कब्ज, उदर पीड़ा यानी पेट में पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म और रुधिर के थक्के वाला मल यानी पेचिस पन्ना जिसे आप कहते हैं, लेटरिन के साथ
खून का थक्का गिरना। इस रोग की वाहक घरेलू मक्खियाँ होती हैं। इस रोग के फैलाव क्या होते हैं, किस प्रकार से होती है, घरेलू मक्खियों द्वारा यह रोग फैलता है, जिसे आप अमीबा पेचिस भी कह सकते हैं, अमीबी पेचिस। जो परजीवी को संक्रामित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। मक्खियाँ क्या होती हैं, दूसरे व्यक्ति के बाद जो दूसरे व्यक्ति मल त्यागता है उस मल पे बैठती हैं और वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति के भोजन पे जाके बैठती हैं, वह व्यक्ति उस भोजन को खा लेता है तो वह क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। संदूषित पेयजल यानी जो दूषित पेयजल होता है और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत होते हैं। इससे बचने के लिए स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए और खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। अगला देखिए, दूसरा नंबर हमारा क्या है, मलेरिया। तो देखिए, इस रोग के लिए प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ उत्तरदायी है। मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां जैसे प्लावाइबैक्स तथा प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मोडियम क्या होगा यहाँ पे, वाइलेक्स या फिर प्ला मलेरियाई प्ला क्या है, फैल्सीपेरम, यानी जो प्ला यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रकार हैं ये सब, तथा प्लाज्मोडियम ओवेल उत्तरदायी हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम मलेरिया सबसे गंभीर और घातक होता है। इसके संक्रमण के कारण रक्त कोशिकाओं में थ्रोम्बोसिस हो जाने के कारण ये अवरुद्ध हो जाती है, मतलब काम करना बंद कर देती हैं और रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, मादा एनोफेलीज रोगवाहक अर्थात रोग का संचालन करने वाली हैं। जब मादा एनोफेलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती हैं तो परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जब संक्रमित मादा मच्छर किसी अन्य स्वस्थ मनुष्य को या मानव को काटती है तो स्पारोजोइटिस मादा मच्छर की लार से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मलेरिया में ज्वर की पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि 48 से 72 घंटे के पश्चात होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं की निरंतर क्षति होती रहती है, यानी उनका क्या होता है, उनकी कमी होने लगती है, वो काम करना बंद करती रहती हैं। तीसरा देखिए, ग नंबर क्या है, एस्केरिस्टम। देखिए, यह रोग आंत परजीवी एक्सेरिस होता है। इस रोग के लक्षण आंतरिक रुधिरस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्ता, आंत का अवरोध आदि हैं। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल आदि पौधों को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ मनुष्य में संक्रमण संदूषित पानी, साग, सब्जियां, फलों, वायु आदि से होता है। इसमें रक्तलापता, दस्त, उंडुकपुच्छ, शोथ आदि रोग हो जाते हैं। कभी कभी एक्सेरिस में लार्वा पथ भ्रष्ट होकर विभिन्न अंगों में पहुंचकर क्षति पहुंचाते हैं। चौथा देखिए क्या है, निमोनिया। तो देखिए, निमोनिया क्या होता है, मानव में निमोनिया रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु उत्तरदायी हैं। इस रोग में फुफ्फुस और फेफड़ों के वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। इस रोग के संक्रमण से वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। इस रोग के लक्षण ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि हैं। निमोनिया विषाणु जनित एवं कवक जनित भी होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4, जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। तो उत्तर देखिए, नंबर 1, सभी जल स्रोतों जैसे जलकुंड, पानी के टैंक इत्यादि की नियमित सफाई करनी चाहिए तथा इन्हें असंक्रमित रखना चाहिए। दूसरा देखिए, वाहित मल एवं कूड़ा करकट आदि को जलीय स्रोतों में बहाने से रोकने चाहिए। तीसरा देखिए, भोजन बनाने के लिए, पीने के लिए व अन्य घरेलू कार्यों हेतु परिष्कृत संक्रमण निलंबित व घुले हुए पदार्थों से स्वतंत्र जल का उपयोग करना चाहिए। 5वां नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या है, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो उत्तर देखिए, डीएनए वैक्सीन में उपयुक्त जीन का अर्थ है कि इम्यूनोजेनिक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है, डीएनए वैक्सीन में उपयुक्त जीन का अर्थ है कि
इम्यूनोजेनिक प्रोटीन का निर्माण इसे नियंत्रित करने वाले जीन से हुआ है। ऐसे जीन क्लोन किए जाते हैं तथा फिर वाहक के साथ समेकित करके व्यक्ति में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं। देखिए क्लोन क्या होता है ये हमने अगले चैप्टर में आपको बता दिया था, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। तो उत्तर देखिए प्राथमिक लसिकांग एक तरफ है और दूसरी तरफ हमारा क्या है द्वितीय लसिकांग। तो देखिए प्राथमिक लसिकांग क्या होता है अस्थिमज्जा व थाइमस हैं और द्वितीय लसिका मज्जा क्या है लसिकाएँ क्या है देखिए प्लीहा लसिका नोड्स और टांसिल्स अपेंडिक्स और फिर वह छोटी आंत के पियर्स पैचेज आदि। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। इस अध्याय में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध संकेताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं, इनका पूरा रूप बताइए। नंबर 1 क्या देखिए MALT, दूसरा है CMI, तीसरा है एड्स, चौथा है NaCO और पांचवा है HIV। तो देखिए इनका पूरा नाम बताना है, तो आइए इनका पूरा नाम हम लिखते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है MALT। तो देखिए क्या होता है इसका म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, MALT का ये फुल फॉर्म होता है। दूसरा हमारा है क्या CMI, इसका देखिए क्या होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और देखिए तीसरा हमारा क्या है एड्स, तो एड्स का देखिए क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और फिर हमारा क्या है देखिए चौथा NaCO, तो इसका देखिए क्या होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए पांचवा क्या है HIV, तो इसका देखिए क्या होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो आप अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। का है हमारा क्या सहज यानी जन्मजात और उपार्जित यानी प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। और फिर देखिए दूसरा क्या है खा वाला सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो देखिए पहले हम देखते हैं सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो देखिए यहाँ पे उपार्जित रहेगा, उपार्जित लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा। तो देखिए उत्तर नंबर का हमारा क्या है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। तो देखिए एक तरफ हमारा है सहज प्रतिरक्षा, एक तरफ उपार्जित प्रतिरक्षा। तो देखिए नंबर 1 सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है और उपार्जित जो है उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट होती है। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा यह जन्म के समय से मौजूद होती है और उपार्जित प्रतिरक्षा एक क्या होता है इसका अभिलक्षण स्मृति क्या होता है कोशिकाएं BT कोशिकाएं हैं। और फिर देखिए सहज प्रतिरक्षा में तीसरा नंबर यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने में अर्जित होती है, जैसे शारीरिक रोध। और फिर क्या होता है देखिए क्या है कार्यकिकी रोध, कोशिकीय रोध और फिर साइटोकाइन रोध। और देखिए इसमें उपार्जित प्रतिरक्षा में हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है, बाद में उसी रोगजनक के समान होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीय अनुक्रिया होती है या स्मृति पर आधारित होती है। तो उदाहरण देखिए सहज प्रतिरक्षा का मानव में त्वचा रोगाणु के शरीर में प्रवेश को रोकती है, मुंह की लार आंखों के आंसू रोगाणुओं की वृद्धि को आदि को रोकती है, क्या जो सहज प्रतिरक्षा होता है। और देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा है, ये चेचक की बीमारी को क्या करता है रोकता है। दूसरा देखिए उत्तर नंबर खा सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो देखिए एक तरफ हमारा है सक्रिय एक तरफ है निष्क्रिय। तो देखिए सक्रिय में पहले हम देखते हैं क्या है जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा क्या होती है सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा में
जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा में, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। और देखिए निष्क्रिय में यह तुरंत राहत पहुंचाती है। सक्रिय में देखिए इसमें शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। और निष्क्रिय में देखिए इसमें शरीर को अन्य कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और सक्रिय में देखिए चौथा नंबर, यह पूरे शरीर या पूरे जीवन कार्य करती है। और निष्क्रिय में देखिए इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। उदाहरण देखिए सक्रिय में मानव में चेचक की बीमारी से प्रतिरक्षा। और देखिए निष्क्रिय में मानव में काली खांसी, टिटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोग से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 9, प्रतिरक्षी यानी प्रतिपिंड अणु का अच्छी तरह से नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए प्रतिरक्षी अणु हमारा इस प्रकार से होता है। देखिए प्रतिरक्षी अणु, देखिए यार इधर क्या होता है हमारा एंटीजन बॉन्डिंग साइट इधर है और इधर भी एंटीजन बॉन्डिंग साइट N है। और ये क्या है, ये शॉर्ट चेन है और ये क्या है, ये लॉन्ग चेन है। प्रतिरक्षा अणु की संरचना इसी प्रकार से होती है। यहाँ पे देखिए बीच में हमारा SS बना हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसी प्रकार से होता है प्रतिरक्षी अणु का चित्र। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 10, वे कौन कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV का संचारण होता है। तो उत्तर देखिए HIV के संचारण के लिए निम्न कारण है। नंबर 1, संक्रमित रक्त व रक्त उत्पादों के आदान से, यानी किसी व्यक्ति को HIV रोग है ही और वो किसी व्यक्ति को खून दान दे रहा है यानी खून दे रहा है, तो वह खून जिस व्यक्ति को चढ़ेगा उसको भी क्या हो जाएगा, HIV रोग हो जाएगा। दूसरा देखिए संक्रामित व्यक्ति के साथ यौन संबंध, किसी व्यक्ति को HIV है उसके साथ अगर आप संबंध बनाएंगे, यौन संबंध बनाएंगे तो आपको भी हो जाएगा HIV। तीसरा नंबर देखिए इंट्रावीनस औषधि के आदि व्यक्तियों में, इंट्रावीनस औषधि के आदि व्यक्ति में। और चौथा है संक्रमित सुइयों का साझा करने से, किसी व्यक्ति को HIV है उसको लगी हुई सुई अगर आपको लग गई, चुभ गई, तो आपको भी HIV हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा अभ्यास में दिए हुए प्रश्नों का उत्तर पार्ट 1 का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।